भादों का महीना, काली अंधियारी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौंध जाती थी। रमेसर काका अपने घर से दूर घोठे पर मड़ई में लेटे हुए थे। रमेसर काका का घोठा गांव से थोड़ा दूर एक गढ़ी तालाब के किनारे था। गढ़ी बहुत बड़ी नहीं थी, पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घास फूस उग आते थे कि डरावनी लगने लगती थी। इसी गढ़ी के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे, दिन में जिनके नीचे चरवाहे गोटी या चिक्का कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता था, आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों के डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में रमेसर काका की मड़ई में बंधी भैंस को भी डरा रही थी, और भैंस डरी सहमी हुई रमेसर काका की भंसखटियां से चिपक खड़ी हो गई थीं। रमेसर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टस मस हुए सिहरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमेसर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेसर काका से और सटकर खड़ी हो गई। रमेसर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ई के दरवाजे पर रखे धुंरहे मवेशियों को मच्छर आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग, जिसमें से धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भग जाते हैं, पर थोड़ा घास फूंस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रमेसर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूंस जलने लगी और मड़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेसर काका की नजर उनकी बंसखटियां पर पड़ी। अरे, उनको तो बंसखटियां पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। अब रमेसर काका उस अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेसर काका ने धुंरहे के पास बैठे बैठे ही जोर की हांक लगाकर पूछा, कौन है? कौन है वहां? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और न ही मड़ई के बाहर ही। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रमेसर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेसर काका अब तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूं? कदापि नहीं। और इतना कहते ही रमेसर काका भी हा 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 करने लगे। पर सच्चाई यह थी कि रमेसर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेसर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी, तू डरता नहीं है? एसेस न, बताती हूं तुझे। रमेसर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता, क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहां से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मारकर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेसर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे, मेरा बचपन बीता है इस मड़ई में। ये मेरा घर है मेरा। मैं बरसों से यहीं रहते आ रही हूं, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया। यहां तक कि भैया, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पिताजी को भैया भी कहते हैं, ने भी। अब पता नहीं क्यों रमेसर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। रमेसर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर
ये सोचने की कोशिश करने लगे कि यह कौन है, और अगर पहचान की है, ओह, तो यह बलेसरा बहन बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौंधा, नहीं नहीं, बलेसरा बहन नहीं हो सकती। उसे तो मरे हुए 2500 साल हो गए। अब रमेसर काका अपने अतीत में जा चुके थे। उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी ब्लेसरा बहन 12-14 साल की थीं और उम्र में उनसे 3-4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गोहठार करने में दोनों भाई बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी गढ़ी पर, इन्हीं आमों के पेड़ों पर, गांव के कुछ बच्चे ओल्हा-पाती खेल रहे थे। बलेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे, इससे पहले ही बलेसरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बलेसरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थीं। सभी बच्चों को थकुआ मार गया था और जब तक बड़े लोग आकर बलेसरा बहन को उठाते, तब तक उसकी इहलीला हो चुकी थी। रमेसर काका अभी यही सब सोच रहे थे, तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल ब्लेसरा बहन की तरह। अब रमेसर काका को पूरा यकीन हो गया था कि यह ब्लेसरा बहन ही है। रमेसरा काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और ब्लेसरा बहन को अंकवार में पकड़कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेसर काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झांक कर देखा तो रमेसर काका एक महिला को अंकवार में पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वह वास्तव में बलेसरा ही थीं, जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थीं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस गढ़ी पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलेसरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। उसकी आत्मा भी भटक रही है। लोग अब भी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेसर काका बलेसरा बहन के साथ मड़ई से बाहर निकले। बलेसरा गांव के लोगों को एकत्र देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे, पर दूर से ही। रमेसर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बलेसरा के पास जाए। बलेसरा अचानक बोल पड़ी, हां, यह सही है कि मैं मर चुकी हूं, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूं, पर आज तक भटक रही हूं। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं इस गढ़ी पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि इस गढ़ी पर, इन आम के पेड़ों पर, अगर कोई गांव का व्यक्ति ओल्हा पाती खेले तो उसे किसी भूत का कोपभाजन बनना पड़े। इतना कहने के बाद बलेसरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओल्हा पाती खेलते समय धक्का दे दिया था।